रात काफी हो चुकी थी। लिनिया तेजी से आबू को पीछे छोड़कर पालनपुर की ओर भाग रही थी। हॉस्पिटल से खलील को छुट्टी मिलने के बाद खलील, उसकी अम्मी जान और गुलशन की मां सबकी राह तक कर बैठे थे। तावड़े ने लिनिया को एक्सीडेंट प्लेस से बिना झिझक हॉस्पिटल पहुंचाया था। सुल्तान ने तावड़े का शुक्रिया अदा करते हुए कहा था, आप जैसे पुलिसिये बहुत कम मिलते हैं जो जी जान से हर कदम मुश्किलों में साथ देते हैं। आप हमेशा मेरे दिल और दिमाग में रहोगे। मुस्कुराकर तावड़े विदा हो गया था। खलील शोक में डूबा हुआ था। गुलशन के बारे में पूछने पर अब्बूजान ने बताया कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो खलील भीतर से टूट सा गया। उसका मन मानने को तैयार ही नहीं था। एक एक्सीडेंट ने उसकी दुनिया ही बदल दी थी, जैसे उसके जीने की वजह छिन ली। उसके सारे सपने चूर चूर हो गए। गुलशन के पेट में पल रहे बच्चे को लेकर खलील परेशान जरूर था, मगर किसी भी हाल में वो गुलशन को खोना नहीं चाहता था। इसीलिए हमेशा उसे खुश रखता था। जिंदगी ने उसके साथ कैसा खिलवाड़ किया। एक्सीडेंट होने के बाद रात भर वह गाड़ी में बेहोश पड़ा रहा। अपनी बेहोशी का फायदा उठाकर किसी अनजान दरिंदे ने गुलशन का रेप करके उसे जमीन में गाड़ दिया। जिया ने जब यह बात बताई, खलील की रूह तक कांप उठी थी। सुल्तान ने खुलकर सारी बातें बताई। बहुत बेरहमी से उसे मारा गया था, वो वापस आ गई है। उस बात से लेकर अब तक की सारी वारदातों से खलील को अवगत कराया। खलील जिया को देख रहा था, जो ऊपर से तो स्वस्थ नजर आ रही थी, मगर उसका भी हाल अपने जैसा ही था। जाने अनजाने में फिर से जिया ने उसके लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। सोचने वाली बात थी। जियामो अमन को घर छोड़कर आई थी, फिर भी उसे कोई यहाँ आबू में लाकर उसकी नजरों के सामने मरने के लिए मजबूर कर देता है। कौन है जो हम सबका दुश्मन बना हुआ है? कौन है जिसने मेरी गुलशन को मुझसे छीन लिया? कौन है जिसने जिया की जिंदगी को उजाड़ दिया? जिया का कसूर सिर्फ इतना था कि वो उसकी मदद कर रही थी। जिया का उतरा हुआ चेहरा और खामोश निगाहें देखकर खलील अपने आप को कसूरवार समझने लगा था। अपना दुख भूलकर उसे जिया की फिक्र होने लगी थी। वह भी अपना सब कुछ गवाकर खलील से विनती कर रही थी, आबू में रुकना ठीक नहीं है खलील। सब जानने के बाद तो बिल्कुल ही नहीं। आप लोग अमन को दफनाकर आ सकते थे। अब्बू, आप बता रहे थे कि जिया जब तक साथ है किसी को कुछ नहीं होने वाला, फिर क्यों वह तुम लोगों ने जरूरी नहीं समझा? खलील, मेरे बस में होता तो मैं उन्हें मरने ही नहीं देती। जवाब जिया ने दिया। खैर, हमारे वहां पहुंचने से पहले ही जमीन के नीचे बसने वाले कीड़ों ने उनकी हड्डियां पिघला दी थीं। मेरे साथ जो बाबा की शक्तियां थीं, वो एक जिंदा इंसान को तो बचा सकती है, मगर मुर्दे को उन मानव भक्षी कीड़ों से नहीं बचा सकती थी। फिर उस वक्त मैं इतना घबरा गई थी कि जान बचाकर भागने के अलावा कुछ नहीं सूझा था। जिया ने गहरी सांस लेकर अपनी आंखें पोंछ ली। खलील की अम्मी ने जिया को अपने सीने से लगा लिया। गुलशन की मां भी बोली, मेरी बच्ची, मैंने भी अपनी इकलौती लड़की खो दी है। अब तू हमारे लिए अपनी बेटी से कम नहीं। हम तेरा दुख समझते हैं। अमन को लौटा तो नहीं सकते, मगर हम तेरे साथ हैं। बस तुम लोग गुलशन को ढूंढने गए, वही तुम्हारी गलती। मैं वह सब भूल जाना चाहती हूँ आंटी जी। मैंने सच्चाई को समझ लिया है। अमन का साथ मेरी जिंदगी में इतना ही था। मैं ही टूट जाऊंगी तो मेरी सास को कौन संभालेगा? अब मेरी बच्ची और मेरी सास ही मेरी दुनिया है। जिया ने काले घने अंधेरों में अपनी नजरें गड़ा दी, पर इस वक्त उसके दिमाग में तेजी से एक विचार कौधा था, जिसने जिया के पूरे वजूद को हिला कर रख दिया। बस अब वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी। चारों तरफ अंधेरे के साम्राज्य की काली चद्दर बिछी थी। हेडलाइट के छोटे से उजाले में चमचमाती हुई सड़क नजर आ रही थी। तभी अचानक ब्रेक लगने से टायरों की तीखी चीख के साथ गाड़ी रुकी। एक ढलान चटने के बाद उतरते वक्त खलील ने समय सूचकता बरती। सामने खुली सड़क पर धुम्मस छाया हुआ था। उस धुंध में भी कोई गाड़ी साफ खड़ी नजर आई। खलील ने लिनिया को साइड पर लिया। यार, बस गुजरात की बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे और ये क्या नई मुसीबत कहां से आ गई? अब्बू, आप लोग गाड़ी में बैठो, मैं देखता हूं। पर जिया ने खलील का हाथ पकड़कर रोका। रुक जाओ, कुछ गड़बड़ लग रही है। जिया की नजरें पीछे का नजारा बता रहे सेंटर ग्लास पर थी। पीछे गाड़ी के बोनट को पकड़कर एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल धूम थीं। उसने जैसे अपने पूरे बदन पर ढेर सारा पाउडर लगाकर
सफेदी ओठ रखी थी, फिर भी उसका नंगा वक्ष स्थल साफ नजर आ रहा था। गाड़ी आगे बढ़ाओ, सामने कुछ नहीं है। अच्छा, तुम कैसे कह सकती हो? खलील ने सवाल करते वक्त पीछे देखा। पीछे गाड़ी को पकड़कर खड़ी निवस्त्र, खुले बाल और लाल घूम आंखों वाली लड़की को देखकर उसने चुपचाप गाड़ी को स्टार्ट करके भगाया। सेंटर मिरर पर सुल्तान, खलील और जिया की नजरें थम गई थीं। बोनेट को पकड़कर खड़ी लड़की अभी भी नजर आ रही थी। उसके पैर रबर की तरह दूर दूर तक लंबे होते जा रहे थे। फिर पीछे देखना उन लोगों ने गवारा नहीं समझा। अब रास्ते में रुकने का मतलब था कोई नई मुसीबत को गले बांधना। गुजरात की बॉर्डर क्रॉस हुई, फिर वह लड़की गायब हो गई। बिना रुके खलील गाड़ी भगाता रहा। लगातार 5 घंटे के मुसाफिर के बाद वह लोग अपने शहर में थे। शहर में रात भर मुसाफिरों के लिए ही खुले रहने वाले मैकडॉनल्ड्स, पिज्जा पार्लर पर खलील ने गाड़ी को रोका। जिनके अपने चले जाते हैं उन्हें फिर खाने पीने का होश नहीं रहता। फिर भी भूख को मारा नहीं जा सकता, खाना पड़ता है जीने के लिए, क्योंकि मौत तो सनातन सत्य है, एक दिन सबकी आनी है। खलील ने सबको खाना खिलाया। जिया का बहुत ही ख्याल रख रहा था वो। उसकी फिक्र हो रही थी उसे, अपने शरीर में खून जल रहा था जैसे। जिया और गुलशन की मां को अपने घर पर छोड़कर खलील ने गाड़ी को अपने घर की ओर घुमाया। सुबह के 4 बज रहे थे। जिया की सास सो रही थी। अपने पास रहने वाली चाबी से जिया ने दोनों तरफ खुलने वाले लॉक को खोला। वो अंदर दाखिल हुई। अपनी बच्ची सास के साथ सोई हुई थी। जानबूझकर ही उसने इस वक्त उन्हें नहीं जगाया, क्योंकि रात को जिस विचार ने उसके दिमाग को हिला दिया था उसको परखना जरूरी था। इस वक्त दिल तो बहुत ही कर रहा था कि अपनी बच्ची को गले से लगाए, क्योंकि उस मासूम को पता नहीं था कि उसके सिर से पिता का हाथ सदा के लिए उठ गया है। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसके जबड़े भींच गए, आंखों में खून उतर आया। चुपके से वह घर से बाहर निकली। स्ट्रीट लाइट जल रही थी। कुत्तों में भगदड़ मची हुई थी। कुछ कुत्ते इकट्ठे होकर रो रहे थे। बस उसने एक नजर कुत्तों को देखा, एक भी उसके करीब नहीं फटका। सुबह जल्दी से उठने वाले लोग फज्र की तैयारी में इस वक्त लग जाते हैं, इसलिए उसको किसी भी बात का डर नहीं था। वो तेजी से भागी जा रही थी। कई सारी गलियां पार करके जिया एक घर के आगे रुकी। धीरे से उसने घर की चौखट में कदम रखा। कोई हलचल नहीं थी, फिर भी छोटी सी खिड़की से भीतर जलने वाली लाइट का प्रकाश नमूदार हो रहा था। खिड़की की बारीक झिड़रियां, बहुत सारा धुआं बाहर उगल रही थी। उस धुएं की खुशबू अपनी नासिका में प्रविष्ट करते ही जिया समझ गई थी वो कोई उच्च दर्जे के लोबान की खुशबू थी। अब जिया से रहा न गया। खिड़की की झिर्रियां के बीच एक बड़ा छेद था, उस पर आंखें सटा दी। कमरे में जीरो के लैंप की मध्यम रोशनी थी। एक काला बच्चा नजर आया उसे, बहुत छोटा सा नंगा बच्चा, तकरीबन 3 साल का। वो अपने पैर पटक रहा था। बोलो, मुझसे क्या गलती हुई? धीमी जनानी आवाज से पूछा गया। अब क्या चाहिए तुम्हें? चुप क्यों हो गए, बोलो? बच्चे के ठीक सामने काले फकीरी वस्त्रों में वो बैठी थी। जिया सिर्फ उसके पैर देख पा रही थी। बच्चा जोर से पैर पटकने लगा था। लोबान के धुएं से सराबोर कमरे में बच्चे की हरकतें छिप न सकी। बताओ मुझे, अब क्या चाहिए? बच्चे ने अपने छोटे से हाथ की हथेली फर्श पर दे मारी। किसी भारी हथौड़े का वार हुआ हो, ऐसी आवाज आई। इतना गुस्सा क्यों मेरे बाप? बताओ क्या चाहिए? मुझे, हाँ बोलो। मुझे कमवारी लड़की का कलेजा चाहिए। हाँ हाँ हाँ। इतना बोलकर वो खिलखिल हंसने लगा। अपनी जगह पर खड़े होकर उल्टे पैर गोल गोल राउंड लगाने लगा। जिया हैरान होकर उसे देख रही थी। सारा कमरा अत्तर की खुशबू से तर था। वो काले बच्चे की मांग से हैरान थी। उसके नैनों की पुतलियां जैसे बाहर उस बच्चे के वजूद को नापने लगी। क्या आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं भैया, कहां खड़ी थी वो? बच्चा कौन था? वो औरत कौन थी? बता सकते हैं ये क्या चक्कर था? आगे जानने के लिए सुनते रहे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके अपनी राय बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।